डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए आपको फोटोसिंथेसिस में 4th वीडियो लेक्चर प्रिपेयर होके देने जा रहा हूं, प्रिपेयर करके। ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको 3 वीडियो लेक्चर के बाद मिल रहा है। पहला वीडियो लेक्चर था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दूसरा वीडियो लेक्चर था आपका लाइट रिएक्शन, जिसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और तीसरा वीडियो लेक्चर जो हमने दिया था वो दिया था C3 साइकिल का या डार्क रिएक्शन का, या उसको कैल्विन साइकिल भी बोले थे, या उसको कार्बन एसिमिलेशन भी बोले थे, कार्बन रिडक्शन भी बोले थे, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन भी बोले थे। जो बोलिए, जिस नाम से बोलिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, जिस प्लांट में C3 साइकिल होता है उसको बोलते हैं C3 प्लांट, और उसी C3 प्लांट में, सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में ही, इसलिए मैं जोर देके बोल रहा हूं, उसमें एक साइकिल होती है, उसका नाम है फोटो डिस्पायरेशन, या इसको बोलते हैं C2 साइकिल। ये फोटो डिस्पायरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये फोटो डिस्पायरेशन इतना, मतलब है तो वेस्टफुल प्रोसेस, बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा कहना है। प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट के लिए वेस्टफुल प्रोसेस है, बेकार प्रोसेस है, प्लांट इसको अवॉइड करना चाहेगा। अगर प्लांट को मौका दिया जाए तो प्लांट इस प्रोसेस को करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, किसका? फोटो डिस्पायरेशन का। फोटो डिस्पायरेशन बताने से पहले मैं आपको इस वीडियो में अपना परिचय पूरा दे ही देता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, सारे जितने भी यूट्यूबर हैं, खास करके एजुकेशन सेक्टर में, वो अपना पूरा परिचय देते हैं, पूरा बताते हैं, तो आप सिर्फ PK भारद्वाज लिख देते हो, पूरा नाम भी नहीं लिखते हो, और नाम में भी शॉर्ट में PK लिखते हो। PK तो फिल्म भी थे, PK मतलब कुछ और भी लोग लगा सकता है, कुछ भी नाम PK शॉर्ट फॉर्म है। तो मेरा पूरा नाम है पंकज कुमार भारद्वाज। मैं भारद्वाज टाइटल यूज करता नहीं हूं, ठीक है, कास्ट में लगी होती है, ठीक है, और मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको जितने भी ब्रांडेड कोचिंग है सब में पढ़ाया हूं, और अभी भी प्रेजेंट में आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी से जुड़ा हुआ हूं, राठ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल के कोचिंग विंग से जुड़ा हुआ हूं, माँ गुरुकुल इंस्टीट्यूट पंजाब में जुड़ा हुआ हूं, कपूरथला में जो है उससे जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, ये सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं। और आप लोग पूरे इंडिया में जिस जिस जगह पे, किसी स्टेट में, कोई आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं, कोई बिहार से देख रहे हैं, कोई यूपी से देख रहे हैं, कोई पंजाब से देख रहे हैं, कोई राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं। मेरा 2 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और एक बायोटेक्नोलॉजी, और पिछले 20 साल से मैं बॉटनी, जूलॉजी दोनों पढ़ा रहा हूं। कैरियर पॉइंट में मैं 11 साल तक रहा, और उसमें एज ए ब्रांच मैनेजर भी रहा, एज ए बायो फैकल्टी भी रहा। वहां पे बॉटनी भी पढ़ाया, वहां पे जूलॉजी भी पढ़ाया। आकाश में मैं रेवाड़ी ब्रांच में जूलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और वहां पे एज ए गेस्ट लेक्चर ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास तो मैंने पूरा लिया ही, ठीक है। और जो राठ ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट है स्कूल का, जो ग्रुप ऑफ स्कूल है, उसके कोचिंग विंग में बॉटनी, जूलॉजी दोनों पढ़ाता हूँ। इसलिए मैंने अपने पूरे 20 साल के कैरियर में बॉटनी, जूलॉजी दोनों पे बिल्कुल इक्वल कमांड रखा हूं। और मैं आपको बता दूं, इसी कारण से YouTube चैनल पे आपको सिर्फ एकमात्र मेरा चैनल मिलेगा, गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा, जिसपे हर चैप्टर के वीडियो बन के रखे जा चुके हैं लगभग, ठीक है। ये जानिए कि सिर्फ +1 में, प्लांट फिजियोलॉजी में, ये फोटोसिंथेसिस के बाद मात्र 4 चैप्टर ऐसा बचेगा, और एनिमल फिजियोलॉजी में 1 चैप्टर नर्वस सिस्टम, जिसका वीडियो अभी अपलोड करना है। बाकी आपको 17 चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। +2 में भी 22 चैप्टर, जी 16 चैप्टर जो है, उसमें 14 चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। सिंगल टीचर से
ठीक है, इतने सारे वीडियो एकमात्र चैनल पे रखा हुआ है। तो आप इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब करना चाहेंगे कि आपको एक साथ एक चैनल पे ही आपको सब चैप्टर का, हर चैप्टर का, बॉटनी जूलॉजी के हर चैप्टर का बेहतरीन कंटेंट वाला वीडियो मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे जितने हमारे लगभग 430 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, इस 430 वीडियो में आपको, इस 430 वीडियो में आपको लगभग 500 के आसपास ट्रिक्स का यूज हुआ है। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई टॉपिक का स्पेशल डिमांड हो, शॉर्टकट वीडियो बनाने का डिमांड हो, डिवीजन वीडियो बनाने का डिमांड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो मैं आगे बढ़ूं और उसमें मैं बताने जा रहा हूं कि फोटो रिस्पायरेशन, ये फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए, बट नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन पूछने के लिए। इस फोटो रिस्पायरेशन को हम लोग 2-3 नाम से जान सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C2 साइकिल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल। इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलेट साइकिल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट साइकिल। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा साइकिल का लेखा जोखा, पूरे के पूरे साइकिल का पाथवे दिया है वारबर्ग नामक साइंटिस्ट। इसलिए कोई कोई बुक इसको वारबर्ग साइकिल भी लिखता है। क्या लिखता है? वारबर्ग साइकिल। तो ये जानिए कि आजकल वारबर्ग साइकिल आजकल एक स्टाइल भी हो गया है, ठीक है, कि भाई किसी भी प्रोसेस को नाम बदल के पूछना, बस उसी में आप फंस सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का 3-4 नाम से बताए थे, लाइट रिएक्शन और हील रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन और नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर उसी तरह से, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये C3 साइकिल जो था उसका नाम मैंने बताया C3 साइकिल, ठीक है। डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, कार्बन फिक्सेशन, कार्बन एसिमिलेशन, CO2 फिक्सेशन, जो भी बोलिए आप, ठीक है, ये सारे बोल सकते हैं। रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन। तो अब क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? C3 प्लांट में होता है, ओनली C3 प्लांट में होता है, ठीक है। और ये वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, पहले तो ये जानिए। और ये चारों नाम जो है, ये क्यों नाम है, ये जब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा ये इतने नाम है क्यों। वारबर्ग वाला तो क्लियर है कि वारबर्ग ने पाथवे का खोज कैसे, वारबर्ग साइकिल बोलते हैं। और C3 साइकिल क्यों बोलते थे केल्विन साइकिल को? क्योंकि वहां पे पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनता था, यहां पे पहला प्रोडक्ट आप देखिएगा 2 कार्बन का बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? C2 साइकिल, ठीक है। कहता है ये फोटोसिंथेसिस होते होते रिस्पायरेशन की तरह CO2 का लॉस होने लगता है, तो इसलिए इसको प्रोसेस का नाम है फोटो रिस्पायरेशन। क्या नाम है? फोटो रिस्पायरेशन। यानी हो रहा है फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट में, ठीक है, एक एंजाइम के, ठीक है, डुअल नेचर के कारण, एक एंजाइम के नेचर चेंज करने के कारण, ठीक है, क्या होता है? रिस्पायरेशन की तरह CO2 का लॉस होने लगता है। जिस CO2 का यूज होना चाहिए था फोटोसिंथेसिस में, उस CO2 का लॉस होने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? और CO2 का लॉस जनरली किस में होता है? रिस्पायरेशन में, तो इसलिए इसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। क्लियर है? यानी कि कार्बन का रिडक्शन होके भोजन बनना था, लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन होके CO2 का लॉस हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। कार्बन ऑक्सीडेशन हो रहा है तभी तो CO2 निकल रहा है, ठीक है। और इसमें एक स्टेप होगा जिसमें आप देखिएगा ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा। पहले तो ग्लाइकोलेट बनेगा, पहला प्रोडक्ट ग्लाइकोलेट बनता है, 2 कार्बन का होता है, इसलिए C2 साइकिल। और प्रोडक्ट का नाम, उस 2 कार्बन के कंपाउंड का क्या नाम है? ग्लाइकोलेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट साइकिल। लेकिन आगे देखिएगा ग्लाइकोलेट से क्या बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बनेगा, ठीक है। और वारबर्ग, अब आपको 5 नाम क्लियर हो गया।
यानी फोटो रिस्पायरेशन इसलिए कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा था, बहुत अच्छे ढंग से C3 साइकिल हो रहा था, रूबिस्को इंजाइम जो है उसका नेचर चेंज हो गया, O2 के कंसंट्रेशन को बढ़ते हुए देखकर होने लगा रिस्पायरेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन। होने लगा रिस्पायरेशन का मतलब ये नहीं कि रिस्पायरेशन रियल में होने लगा रिस्पायरेशन की तरह CO2 का लॉस, होना चाहिए था CO2 का यूज, ठीक है, होने लगा CO2 का लॉस, इसलिए बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। नंबर 1। नंबर 2 बात कि फोटो रिस्पायर इस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोडक्ट 2 कार्बन का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं C2 साइकिल। उस 2 कार्बन के प्रोडक्ट का नाम है ग्लाइकोलेट, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल। और उसमें लास्टली क्या देख रहे हैं कि कार्बन का रिडक्शन होने के बदले कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। C3 में कार्बन का रिडक्शन होता था, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये वारबर्ग साहब ने दिया, इसलिए इसको बोलते हैं वारबर्ग साइकिल। ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए, कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, मैंने पहले बताया वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों वेस्टफुल? क्योंकि इसमें CO2 का यूज नहीं होता है, CO2 का लॉस होता है, और प्लांट के लिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तो एक लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, आगे बताएंगे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन, ठीक है, उसमें आपको बताएंगे CO2 क्यों लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि यहां पे ये एकमात्र ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक साथ 3 सेल ऑर्गेनेल यूज होता है, एक साथ। कोई पूछेगा रिस्पायरेशन किस में होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोई पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बट पूछेगा फोटो रिस्पायरेशन कहां होता है, तो चॉइस रहेगा ए में क्लोरोप्लास्ट, बी में पेरोक्सीजोम, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में ऑल। आंसर होगा ऑल। और बिल्कुल सीक्वेंस से ये पार्टिसिपेट करता है, यानी जो मैं ये प्रोसेस अभी मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं उसके लिए आपको 3 सेल ऑर्गेनल के अंदर ध्यान देना है। ओके, तो 3 सेल ऑर्गेनल का डायग्राम मैं यहां पे, ठीक है, बना रहा हूं, आउटलाइन बना रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला जो मैं बना रहा हूं वो है आपका C, ठीक है, पहला जो मैं बना रहा हूं वो आपका क्या है, C। पहला जो बना रहा हूं वो है आपका C, ठीक है। दूसरा जो मैं बना रहा हूं वो आपका है P, वो आपका है P। यानी कि देखिए यहां पे क्यों मैं CP बोल रहा हूं और ये सब क्यों मैं यूज कर रहा हूं वो भी आपको पता चल जाएगा। और फिर देखिए तीसरा मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, ये P और ये M। ओके, CPM याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इंडिया में 2 कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ठीक है, ऐसे तो मतलब बिहार झारखंड के कुछ इलाकों में तीसरे भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, एक है माले यानी कि मार्क्सवादी और लेनिनवादी, दोनों एक साथ, ठीक है। तो आप CPM याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPM। ओके, तो कहता है C से क्लोरोप्लास्ट, P से पेरोक्सीजोम, M से माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये CPM याद रखना है। ये तीनों सेल ऑर्गेनल यूज होंगे इस प्रोसेस में, और मैं बता दूं ये प्रोसेस होता क्यों है, ये वेस्टफुल है क्यों, ये प्रोसेस क्यों होने लगता है। कहता है जब तक, ध्यान दीजिएगा यहां कंडीशन पे, जब तक CO2 ज्यादा होता है, किससे, O2 से, और टेम्परेचर नॉर्मल होता है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तब तक, ठीक है, क्या होता है, खूब अच्छे से होता रहता है C3 साइकिल, C3 साइकिल बाय कौन सा एंजाइम, वही एंजाइम, क्या नाम था, रूबिस्को, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या था, राइबुलोज
1,5 बाय फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। और ये अपने नाम के अकॉर्डिंग क्या करता था, आपको मैंने पहले बताया था, नाम के अकॉर्डिंग क्या करता था, राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट में किसको ऐड करता था, CO2 को ऐड करता था, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे CO2 की संख्या क्या, CO2 की मात्रा क्या थी, O2 से ज्यादा थी, इसलिए CO2 को अटैच करता था। बट इसका नेचर चेंज हो गया, क्या इसका नेचर चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ, ये एंजाइम अपना नेचर चेंज कर लेता है, इसका नेचर चेंज हो गया। कहता है क्यों इसका नेचर चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका नेचर चेंज इसलिए होगा क्योंकि यहां पे जस्ट रिवर्स हो गया, O2 नेचर चेंज व्हेन O2 इज ग्रेटर देन CO2, ठीक है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, यानी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 एक्सीड्स देन CO2, तो क्या होगा, ये जो राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो था ना, वो बिहेवियर करेगा राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट ऑक्सीजिनेज के रूप में, यानी कि वो कार्बोक्सिलेज जो था वो ऑक्सीजनेज हो जाएगा, यानी एंजाइम भी अपना नेचर चेंज कर देगा। एंजाइम बिल्कुल ही दोगले किस्म का यहां बिहेवियर किया, क्यों किया, जब तक CO2 था कार्बोक्सिलेज बना हुआ था, जब O2 का मात्रा ज्यादा होगा तो ऑक्सीजनेज हो गया। इसलिए आप देखिएगा जो रुबिस्को होता है, रुबिस्को में दोनों चीज लगा हुआ है, C भी लगा हुआ है, O भी लगा हुआ है, C से कार्बोक्सिलेज, O से ऑक्सीजनेज, क्लियर है पॉइंट, यानी कि ये जब CO2 ज्यादा रहेगा तो कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करेगा, O2 ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगा। तो एक आदमी दो रोल में आएगा तो फिर कुछ न कुछ तो नुकसान होगा, तो प्लांट को नुकसान भुगतना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डुअल नेचर का है, ठीक है, तो डुअल नेचर का होने के कारण इस प्लांट को भुगतना पड़ेगा, एक वेस्टेज प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन, और उसमें CO2 का लॉस होगा, क्योंकि ये अपना इसका कोई वसूल ही नहीं है। CO2 देखा तो कार्बोक्सिलेज बन गया, O2 देखा ज्यादा तो ऑक्सीजनेज बन गया। तो अब यही तो आपको देखना है कि कैसे कैसे नाटक करता है, कैसे कैसे गद्दारी करता है, यही इसको देखना, और फिर कैसे लॉस होता है। बड़ा मजेदार प्रोसेस है। अगर अभी तक आप किसी भी बुक से पढ़ने के बाद नहीं समझे, ठीक है, कोई भी टीचर आपको पढ़ाए नहीं समझे, तो आप प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं C3 साइकिल की तरह 100% आप समझिएगा। बस 10 से 15 मिनट मेरे बात को फॉलो कीजिए, ठीक है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन होगा उसका एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाइए, वो आपका अपना नोट होगा। जो अपने हाथों से नोट बनता है, कंसेप्ट को समझ के बनता है, वो सबसे बेहतरीन नोट होता है। आप किसी कॉपी मत कीजिए, खुद से बनाइए, ठीक है। अब देखिए CPM, देखिए यहां पे क्या होगा, नेचर तो बदल चुका, तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में देखिए क्या होता है। एंजाइम क्या किया, एंजाइम ने सिर्फ अपना नेचर बदला है, किसकी कंसंट्रेशन को देखते हुए, O2 के ज्यादा कंसंट्रेशन को देखते हुए, यानी RUBP ऑक्सीजनेज हो गया। RUBP पहले कार्बोक्सिलेज था, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो अब देखिए कहता है ये RUBP ऑक्सीजनेज क्या करेगा, ये देखिए, ये RUBP ऑक्सीजनेज, पहले तो यही देख लीजिए, RUBP ऑक्सीजनेज ये क्या करेगा, तो कहता है RUBP कार्बोक्सिलेज क्या करता था, RUBP में CO2 को अटैच करता था, कार्बोक्सिलेशन करता था, ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन करेगा। ये RUBP ऑक्सीजनेज है, तो ये RUBP का ऑक्सीजनेशन करेगा। तो RUBP का ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होगा बताइए, RUBP प्लस O2, ये लीजिए, और ये O2 क्या है, भस्मासुर है, जिसके सर पे हाथ रखेगा उसी को भस्म कर देगा, इसको कर देगा भस्म। करो तुम CO2 के साथ बेवफाई, O2 तुम्हारा आग लगा देगा लंका में। तो RUBP कितने कार्बन का है, कार्बन तो बदलेगा नहीं, RUBP वहां भी कितने कार्बन का सिखाए थे आपको,
5 कार्बन का। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट 1,5 से भी आप पकड़ सकते हैं। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा C3 साइकिल का, मैंने पूरी केमिस्ट्री का कंसेप्ट दिया था कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट 1,5 अगर लगा हुआ है, इसका मतलब पहला जो सब्स्टिट्यूट गया होगा 5वां कार्बन, लास्ट कार्बन पे गया होगा 5 कार्बन का। ग्लूकोज 1,6 बोलते हैं, इसका मतलब ग्लूकोज 6 कार्बन का। ठीक है, वो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये सॉरी फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं फॉस्फो, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, इसका मतलब ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का है। तो सबको भूलिए, अभी यहां पे आइए, आरयूबीपी कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। 5 कार्बन का आरयूबीपी है और O2 उससे अटैच होगा तो उसको 2 पार्ट में बांट देगा, 2 पार्ट में तोड़ देगा। अब मैंने एक बार क्लास में पूछा, कुछ बच्चे थे, मैंने कहा बेटे आरयूबीपी 5 कार्बन का है, उसको 2 पार्ट में तोड़ देगा, तो बताओ दोनों कंपाउंड कितने कितने कार्बन का होगा? बच्चा बेचारा इनोसेंट कहता है सर 2.5 कार्बन का होगा। कभी होगा 2.5 कार्बन का? 2.5 कार्बन नहीं होगा। एक कंपाउंड होगा 3 कार्बन का और एक कंपाउंड होगा 2 कार्बन का, यही होगा। ठीक है, तो 3 कार्बन का जो कंपाउंड होगा वो वही होगा जो पहले से आपका जान पहचान का है, जिसका नाम आप बहुत अच्छे से C3 साइकिल में पढ़े थे। C3 साइकिल नाम ही उसी कारण से पढ़ा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का था, इसलिए तो उसको C3 साइकिल बोलते थे। यानी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो वहां बना था वो बना था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां भी बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये लीजिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया और 2 कार्बन का जो कंपाउंड है वो बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये लीजिए फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। ठीक है, तो बताइए एक आरयूबीपी अगर लेंगे तो एक पीजीए बनेगा और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा ना। और अगर 2 ले तो कहता अगर 2 ये लेंगे तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, ठीक है, बन गए। ठीक है, यानी 2 आरयूबीपी, ठीक है, अगर लेंगे 2 आरयूबीपी लेंगे तो बताइए क्या होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और 2, ठीक है, 2 क्या बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। 3 कार्बन का 2 कंपाउंड, 2 कार्बन का 2 कंपाउंड, क्योंकि हमने 2 आरयूबीपी लिया। क्लियर ही समझ गए होंगे। यानी ये घटना जो हुई है ना, ये हुई है क्लोरोप्लास्ट में, और एक और छोटा सा घटना क्लोरोप्लास्ट में होगा। देखिए क्या होगा। कहता है यहीं पे ये जो 2 कार्बन का जो कंपाउंड है, यहीं पे क्या करेगा? ये फास्फोरस को लूज कर देगा, आउट कर देगा। इसको बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन। तो बताइए डीफॉस्फोराइलेशन हो गया तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है, तो इसका फास्फोरस हट गया तो क्या बनेगा? ग्लाइकोलेट। बस यही तो है और कुछ नहीं है। तो लीजिए यहां पे ग्लाइकोलेट, ये लीजिए ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट अब डिफ्यूज करके आ गया कहां पे? ये ग्लाइकोलेट डिफ्यूज करके कहां गया? ये आपका है क्या? देखना, कुछ बोलना क्या है, मतलब एक बार मैंने लिख दिया CPM, आप तुरंत बोलिए पेरोक्सीजोम में आ जाएगा। यानी ग्लाइकोलेट कहां डिफ्यूज करके आ गया? पेरोक्सीजोम में। बस थोड़ा सा वही 10-12 मिनट ध्यान देना है। यानी कि ग्लाइकोक्सीजोम में, ये पेरोक्सीजोम में आ गया कौन? ग्लाइकोलेट। ये लीजिए ग्लाइकोलेट में लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा में लिखता हूं, आपको मजा आएगा। ग्लाइकोलेट, ये लीजिए, वहां पे जगह कम था इसलिए मैंने छोटा लिखा था। ये ग्लाइकोलेट का यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और ये ग्लाइकोलेट का यहां पे ऑक्सीडेशन होगा ना, तो क्या बनेगा मालूम? ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा, ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा। ये ग्लाइकोलेट का, अच्छा ये कितना मॉलिक्यूल लिए है? 2 मॉलिक्यूल, तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल लीजिए, यहां भी ये 2 मॉलिक्यूल ही होगा। और कार्बन कितना है? 2 कार्बन का है, वो भी तो लिखते जाइए, ठीक है, कोई अंतर थोड़ी होगा। ये भी कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का होगा और 2 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, 2 ग्लाइऑक्सिलेट। लेकिन जब ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है तो यहां पे एक बाय प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है H2O2। क्या नाम है इसका? H2O2। यहां पे क्या बनेगा? H2O2।
और H2O2 का नाम क्या है बताइए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसी प्रोडक्ट के कारण कहता है कि उसका नाम पड़ा पेरोक्सीजोम। यानी कोई आज के बाद पूछेगा कि H2O2 मेटाबॉलिज्म किस में होता है, तो क्या बोलिएगा? पेरोक्सीजोम में होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ग्लाइकोलेट डिफ्यूज होके किस में आता है? पेरोक्सीजोम में आता है। और ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है फास्फोरस के हटने के बाद, इसलिए इस साइकिल को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट साइकिल। मैंने बोला था आपको बताएंगे कि क्यों बोलते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल। तो देखिए अभी भी लिखा हुआ है 2 कार्बन का है, इसलिए ग्लाइकोलेट साइकिल। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये H2O2 अगर सेल में ज्यादा हो गया तो क्या होगा भाई? पेरोक्सीजोम आपके बॉडी में भी होता है और पेरोक्सीजोम प्लांट के बॉडी में भी होता है। तो कहता है कि प्लांट के बॉडी में तो ये फोटो डिस्पायरेशन कर रहा है, लेकिन प्लांट के बॉडी में भी अगर H2O2 ज्यादा हो जाए तो हार्मफुल होता है। तो क्या होगा? तब जाके इस H2O2 का क्या होगा मालूम? एक इंजाइम के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन होगा। वो आयरन कंटेनिंग इंजाइम है। नीट का जबरदस्त क्वेश्चन है, एम्स में कई बार पूछा है, और उस इंजाइम का नाम है कैटालेज। ठीक है, तो कैटालेज इंजाइम इसको क्या करेगा मालूम है? कैटालेज इंजाइम किसको, इसको इधर थोड़ा सा और जगह रखते हैं। कैटालेज इंजाइम इसको क्या करेगा? H2O 2H2O प्लस O2 में तोड़ देगा। और ये तो यूजफुल चीज है, H2O और O2 हो गया। इसकी मतलब हार्मफुलनेस खत्म हो जाएगी, इसकी जो टॉक्सिकनेस है वो टॉक्सिक जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। किसके द्वारा? कैटालेज के द्वारा। क्लियर? बस ये। अब आइए, ये ग्लाइकोलेट यहां पे क्या करेगा मालूम है? सेल के पास एक NH2 रखा हुआ है, एमीन रखा हुआ है। कहां से एमीन आया मैं आपको आगे बताऊंगा। एमीन सेल के पास, पेरोक्सीजोम के पास वो एमीन रखा हुआ है। एमीन को यूज करके ये एक एमीन एसिड बना देगा, एमिनो एसिड बना देगा, उसका नाम है ग्लाइसीन। किसका यूज करेगा? बाय द NH2। यानी NH2 का यूज करके ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बन जाएगा? ग्लाइसीन नामक एमिनो एसिड। ये घटना किस में हो गई? बोलिए, पेरोक्सीजोम में। यानी पेरोक्सीजोम में क्या हुआ? ग्लाइकोलेट से क्या बना? ग्लाइऑक्सिलेट, और ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बना? ग्लाइसीन। यही हुआ। और बीच में बना क्या था? H2O2। और H2O2 की संख्या मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो H2O2 क्या होगा? कैटालेज एंजाइम के द्वारा टूट जाएगा। किसमें? H2O में और O2 में। क्लियर है पॉइंट? ये आपको क्लियर कंसेप्ट दे दिए। यहां से क्वेश्चन आपको नीट में आना ही आना है। अब आए, अब ये ग्लाइसिन देखिए। अच्छा, ये ग्लाइसिन भी कितना? 2 मॉलिक्यूल थोड़ी अंतर आएगा, और कार्बन का भी अंतर नहीं आएगा। ये लीजिए, 2 मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके ग्लाइसिन कहां पे आ गया? बोलिए, ये आ गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन। और बताइए ग्लाइसिन कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन 2-2 कार्बन का, कुल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। यहां पे देखिए क्या होगा। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? और एक बात जानिए, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना चाहिए था। अगर बताइए कि RuBP को अगर CO2 अटैच होता तो क्या बनता? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता। लेकिन यहां पे क्या बन गया? ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसी फॉस्फोग्लाइकोलेट को हमें इस कंपाउंड में बदलना है। यही तो मेन पर्पस है किसका? RuBP का। इसलिए इसको बोलते हैं स्कैवेंजर प्रोसेस। यानी कि मतलब स्कैवेंजर इसलिए प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें RuBP जो है, इसमें जो RuBP है, कहता है उससे जो गलती से जो प्रोडक्ट बन गया है ऑक्सीजन के आने से, क्या बन गया है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। उसी को लास्ट में हमें बदलना है किसमें? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का, और ये 2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। तो बताइए, ये हमें बदलना है, तो अभी हम क्या करेंगे? यहां पे कुछ होगा, यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यानी कि 2 मॉलिक्यूल जो ग्लाइसिन है, इसमें बच्चे होगा क्या? यहां से CO2 बाहर चला जाएगा। ये CO2 माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर चला गया। तो बताइए यहां कितना कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए? 3 कार्बन का कंपाउंड। यहां पे 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, उसका नाम होगा सेरीन। क्या नाम होगा? सेरीन। और जानते हैं यहां पे क्या निकलेगा? यहां पे निकलेगा अमोनिया। क्या निकलेगा? अमोनिया। और यहां पे एक NAD का यूज करके क्या बनेगा?
NADH2 NADH प्लस H प्लस, यानी NADH2 बोल सकते हो या NADH बोल सकते हो। यानी ये प्रोसेस हो रहा है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन, एक बार और डिवाइस कर दूंगा, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। अरे 2-2 कार्बन का ये सब है ना, तो 2 मॉलिक्यूल है, 2 दूना 4 कार्बन का हो गया। तो 4 कार्बन का ये जो है आपका, ये जो 4 कार्बन का है, ठीक है, कहता है ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, यानी कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, दोनों मॉलिक्यूल मिला के 4 कार्बन। ओके, वो क्या करेगा, एक CO2 का लॉस करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा, NADH2 को बनाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेरीन नामक एमिनो एसिड में। और क्यों अमोनिया रिलीज करेगा भाई, जरूरत क्या है, कहता है यहां पे 2 ग्लाइसिन है, 2 एमिनो एसिड है, 2 ग्लाइसिन है, 2 एमिनो एसिड है, तो बताइए क्या होगा, 2 ग्लाइसिन है, 2 एमिनो एसिड है, तो 2 एमिनो ग्रुप होगा। 2 एमिनो एसिड में 2 एमिनो ग्रुप, 2 ग्लाइसिन है तो एक ग्लाइसिन में 1 एमिनो ग्रुप, तो 2 ग्लाइसिन में 2 एमिनो ग्रुप, इसलिए एक अमोनिया के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, एक अमोनिया के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहां पे अब एक ही एमिनो एसिड बन रहा है ना, लेकिन ये एक एमिनो एसिड जो बन रहा है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, जबकि ये एमिनो एसिड कितने कार्बन का था, 2-2 कार्बन का 2, यहां पे 3 कार्बन का 1, इसलिए CO2 आराम से निकल गया। और अब ये सेरीन कहां जाएगा, ये सेरीन आएगा पेरोक्सीसोम में। ये देखिए पेरोक्सीसोम में आ गया सेरीन। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, ठीक है, कहता है कि एक जगह जहां पे मैं पढ़ाता हूं ना, वहां पे एक प्रवीण यादव नाम के टीचर है, ज्योग्राफी के टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं। तो वो बंदा जो है ना, सुबह सुबह बहुत गाना गाते हुए मूड में किसी को नमस्ते करता है। जब मिलेंगे ना सुबह सुबह कहेगा, हेलो पंकज सर कैसे हो, हेलो गुड मॉर्निंग, बड़ा गाना गाते हुए जॉली मूड में, बंदा हमेशा खुशी रहता है चाहे जो हो। ठीक है, बंदा मस्त है उस मामले में। तो वो जो बंदा है कि एकदम मतलब हेलो सर हाउ आर यू ऐसे करके गाना गाने के मूड में, हमेशा उनका वही रहता है। तो बंदा मजेदार है, सुबह सुबह सही कर देता है पूरे दिन के मूड को, कि आपको उतना प्यार से अगर कोई बोले तो उसी पे हमने सोचा कि नहीं चलो ये बंदा डेली नमस्ते कर रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, तो मैं क्यों नहीं इनके नाम पे भी आपको कुछ ट्रिक बता दूं। तो ये जो है ना सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया, सुबह सुबह यानी कि सुबह सुबह सेरीन, याद रखिएगा सुबह सुबह ये सेरीन बन गया, CO2 यूज कर दिया। ये सेरीन पेरोक्सीसोम में जाके यानी कि पेरोक्सीसोम जाके यानी कि पेरोक्सीसोम हमें मान लीजिए कि पंकज जब प्रवीण यादव से मिलता है तो बनता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट, यानी हम बोलेंगे हाय प्रवीण यादव सर, बोलेंगे हेलो सर। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट क्या बनेगा यहां पे, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। पायरुवेट ये देखिए हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाय पायरुवेट प्रवीण यादव, हाय प्रवीण यादव। ठीक है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, क्लियर है पॉइंट। और ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट से क्या बनता है, यहीं पे ग्लिसरेट, क्या बनता है, ग्लिसरेट। और ये ग्लिसरेट से बन जाता है, ये देखिए, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताइए ये 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन से क्या बना, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ये भी कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। और इससे क्या बना, ग्लिसरेट। तो बताइए ये भी कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। ठीक है, और बताइए इस ग्लिसरेट से क्या बन गया, बताइए। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहां पे आ गया। और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बना तो फिर यहां से क्या शुरू हो जाएगा, पहले से एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था ही, एक और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब बताइए क्या शुरू हो जाएगा, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ही तो केल्विन साइकिल आगे प्रोसीड होता था। लेकिन ये जो इतना जो हुआ, क्यों हुआ ये पूरा का प्रोसेस, ये बताइए। ये प्रोसेस हुआ क्यों, ये प्रोसेस इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन अटैच होने के कारण पीजीए तो एक बना, लेकिन जो दूसरा पीजीए बनना था उसके बदले में क्या बन गया था, उसके बदले में बन गया था फॉस्फोग्लाइकोलेट। यानी फॉस्फोग्लाइकोलेट को अगेन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इतना लंबा यात्रा तय करना पड़ा, जिसमें CO2 का लॉस करना पड़ा। ठीक है, CO2 का लॉस करना पड़ा। तो बताइए वेस्टफुल प्रोसेस है या नहीं है, बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस है।
प्लांट को बिल्कुल वेस्टेज करना पड़ा, किसका, CO2 का, और इतना लंबा यूज करना पड़ा, ATP का बीच में यूज करना पड़ा, ये सब बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन प्रोसेस तो प्रोसेस है। कहते हैं इसी प्रोसेस से बचने के लिए कुछ प्लांट, C4 प्लांट, केम प्लांट, उनमें एक एक्स्ट्रा साइकिल होती है, उसको बोलते हैं C4 साइकिल। क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। नहीं, इसी फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं C4 साइकिल। और C4 साइकिल जिस प्लांट में होता है उसको बोलते हैं C4 प्लांट। और एक और प्लांट की कैटेगरी है, उसका नाम है केम प्लांट। ठीक है, केम, क्रिसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, केम प्लांट। ठीक है, समझ गए? तो बहुत जगह होगा केमछो, जैसे गुजरात में बोलते हैं केमछो, पंजाब में क्या बोलेगा मालूम है? कैम है। कैम, कैम मतलब होता है बहुत अच्छा, मतलब मस्त, कैम। ठीक है, कैम है, कैम है, वो मतलब ऐसे करके पूछेगा तुम्हारा हालचाल क्या, कैम है ना? तो हाँ, तो वो हुआ मस्त होना। और उधर पूछता है केमछो, कैसे है? लेकिन यहां केम का मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि जो मस्त प्लांट देखने में लगे उसमें कहेगा ये तो केम प्लांट है, नहीं, जिसमें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है वो होगा केम प्लांट। समझ गए? तो केम प्लांट और C4 प्लांट। C4 प्लांट में कुछ आते हैं जैसे सॉर्गम, ठीक है, मेज, शुगर केन। ठीक है, SMS आपको एक ट्रिक बताएंगे आगे। C4 प्लांट जब अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे तो बताएंगे। तो फिर से आप इसको देखिए, यानी कि हमने क्या बताया, ये फोटो डिस्पायरेशन कब होगा? जब RuBP कार्बोक्सिलेज अपना नेचर चेंज कर लेगा। RuBP कार्बोक्सिलेज अपना नेचर कब चेंज करेगा? जब O2 ज्यादा हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। तो RuBP कार्बोक्सिलेज RuBP ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगा। और ये RuBP ऑक्सीजनेज क्या करेगा? RuBP में किसको अटैच करवाएगा? O2 को। पहले जब कार्बोक्सिलेज था तो कार्बोक्सिलेशन करवाता था, अब ऑक्सीजनेज हो गया तो ऑक्सीजनेशन करवाएगा। ऑक्सीजनेशन करवा दिया तो ऑक्सीजन क्या करेगा? उसको तोड़ दिया। 5 कार्बन का RuBP था, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, 3 कार्बन का अलग, 2 कार्बन का अलग। 3 कार्बन का जो कंपाउंड बना वो तो वही था जो C3 साइकिल में बनता है। ठीक है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छे से नोट कीजिएगा इसको, एकदम जूम कर करके। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट लेके मैं वो भी डाल दूंगा। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बन गया। एक जो कंपाउंड बना, 2 कार्बन का कंपाउंड जो बना वो बनना था 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखिए उसी से ये बनाने के लिए इतनी यात्रा करनी पड़ेगी। तो कहता है 2 कार्बन का कंपाउंड जो दूसरा बना वो क्या था? 2 कार्बन का जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या था? फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो बताइए, एक RuBP से एक PGA और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो 2 RuBP लेंगे तो 2 PGA प्लस 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब क्या हुआ? इस फॉस्फोग्लाइकोलेट से क्या निकल जाएगा? फॉस्फोरस। तो क्या बनेगा? ग्लाइकोलेट। क्या बनेगा? ग्लाइकोलेट। और ये ग्लाइकोलेट कहां आ जाएगा? बोलिए, पेरोक्सीसोम में आ जाएगा। इस 2 मॉलिक्यूल ये ग्लाइकोलेट से क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सिलेट। और साथ ही साथ क्या निकलेगा? H2O2। उस H2O2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हार्मफुल, टॉक्सिक हो जाएगा सेल के लिए। तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा 2H2O प्लस O2 कैटालिज एंजाइम के द्वारा। और ये ग्लाइऑक्सिलेट किसमें बदल गया? ये ग्लाइकोलेट किसमें बदल गया था? ग्लाइऑक्सिलेट में। ये ग्लाइऑक्सिलेट एमीन ग्रुप को लेके किसमें बदल जाएगा? ग्लाइसिन नामक एमिनो एसिड में। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन बन गया। वो दोनों मॉलिक्यूल ग्लाइसिन, ये एमिनो एसिड है, ये क्या है? हमारा एमिनो एसिड है। ठीक है, ये डिफ्यूज करके कहां आ गया? माइटोकॉन्ड्रियम आ गया। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन, यानी 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन। ठीक है, ये ग्लाइसिन अच्छे से लिख देता हूं, ग्लाइसिन, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन डिफ्यूज करके कहां पे आया? माइटोकॉन्ड्रियम है। 2-2 कार्बन का है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन में 4 कार्बन। वो क्या करेगा? एक अमोनिया को निकाल देगा, क्योंकि 2 एमिन ग्रुप है, 2 एमिनो एसिड का, एक ही आगे एमिनो एसिड बनना है, सेरीन, तो निकाल दिया। साथ ही साथ NADPH2 बना, NADH प्लस H प्लस, और एक मॉलिक्यूल CO2 रिलीज हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया? सेरीन। इस सेरीन क्या होगा? ये सेरीन जब ऊपर जाएगा पेरोक्सीसोम में तो फिर क्या बन जाएगा? वही ट्रिक बताया है। ठीक है, सेरीन से सुबह सुबह मिलते हैं, पंकज सर मिलते हैं तो सुबह सुबह मिलते हैं हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ठीक है, यानी पेरोक्सीसोम में जाने के बाद
हाइड्रोक्सी पायरुवेट बना और उससे क्या बना, ग्लिसरेट, यानी परवीन यादव जी ऐसे कर देंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि हाई हमने बोला तो ऐसे ही बना ग्लिसरेट, और ग्लिसरेट से क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहां से शुरू हुआ था, यहीं पे हमने कंप्लीट कर दिया ना। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है, किसका, CO2 का। करने चले थे CO2 का यूज फोटोसिंथेसिस में, होने लगा CO2 का लॉस, कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से। ऐसे भी जब रिस्पायरेशन होता है तो कहां से लॉस होता है CO2 का, माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, फोटो रिस्पायरेशन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अंत में जो करना चाह रहे थे वो C3 साइकिल यहां पे होगा, यहां पे जब 2PJ बन जाएगा तो यहां पे C3 साइकिल ही होगा, लेकिन ये जो इतना हमें करना पड़ा, दो और सेल ऑर्गेनल को मिसयूज करना पड़ा बेकार का, वो अपने टारगेट को अचीव करने, तो गलती हुआ। तो ये वेस्टेज प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह आप इस C2 साइकिल को समझ गए होंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतने नाम के साथ, इतने मैकेनिज्म के साथ, ठीक है, एक ही शॉर्ट स्क्रीन में ये ले लीजिएगा, उसमें आप पूरा का पूरा समझ गए, ठीक है। इसको आप नोट बना लीजिए, और कोई दिक्कत होगा तो आप फिर पूछ लीजिए। और अगला वीडियो जो होगा वो होगा C4 साइकिल का, और उसके अगले कंक्लूडिंग वीडियो होगा फोटोसिंथेसिस का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ क्वेश्चन के साथ। तो 2 वीडियो और आपको इसमें मिलेगा, ये आपका 4th वीडियो था। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।